Hello everyone. We are going to start class 8th NCERT History Chapter 3 Ruling the Countryside. इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. द कंपनी बिकम द दीवान. तो देखो 12 अगस्त 1765 पे ना मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान की तरह अपॉइंट किया था. तो एक्चुअल इवेंट जो हुआ था वो रॉबर्ट क्लिव के टेंट में हुआ था, जिसमें कुछ इंडियंस थे और कुछ इंग्लिशमैन विटनेस की तरह थे. लेकिन देखो ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में दिखाया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी एक्सेप्ट करते हुए मुगल एम्परर से 1765 में. देखो इस पेंटिंग में इवेंट को एक काफी मेजेस्टिक इवेंट की तरह दिखाया गया है, जो कि काफी ग्रैंड सेटिंग में हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये इस तरह से टेंट में हुआ था. और जो पेंटर था उसको क्लाइव कमीशन करते थे कि वो इस तरह से मेमोरेबल इवेंट्स जितने भी है ना क्लाइव की लाइफ में उनको रिकॉर्ड कर ले. तो जो ग्रांट मिली थी उनको दीवानी की, वो वास्तव में एक ऐसा इवेंट ही था ब्रिटिश इमेजिनेशन में काफी मेमोरेबल इवेंट. तो देखो एस दीवान कंपनी को अब चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया टेरिटरी का, जो भी उसके कंट्रोल में आती थी. तो अब उसको लैंड को एडमिनिस्टर कैसे करना है ये भी सोचना है, और रेवेन्यू रिसोर्सेज जितनी भी है उनको ऑर्गेनाइज भी करना है. और ये सब इस तरह से करना है कि वो एक इस तरह से मतलब सही से रिवेन्यू कलेक्ट कर सके, ताकि वो उनके जो भी ग्रोइंग एक्सपेंसेस है ना कंपनी के उनको पूरा कर सके. और एक ट्रेडिंग कंपनी को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट्स खरीद सके जो उसको जरूरत है, और बेच भी सके जो भी उसको जरूरत है. तो देखो ओवर द ईयर्स कंपनी ने सीख लिया कि किस तरह से चलते रहना है, और उसको थोड़ा सा कॉशन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एलियन पावर है, मतलब इंडियन रूट्स उसकी नहीं है. तो उसको जो जिन्होंने कंट्री साइड पे पहले से रूल किया है ना उनको भी थोड़ा शांत रखना है, उनके भी गुस्से से थोड़ा डील करना है, और अपनी भी थोड़ी सी मतलब बचा के रखना है. और जिनके पास लोकल पावर है उनको कंट्रोल कर लेंगे, और क्योंकि उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. तो ऐसा कैसे किया जाएगा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी ने कैसे कंट्री साइड को कोलोनाइज किया, रिवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके लोगों के राइट्स को किस तरह से रीडिफाइन करके क्रॉप्स की प्रोडक्शन करवाई अपने हिसाब से जो उनको चाहिए थी. रिवेन्यू फॉर द कंपनी. तो देखो कंपनी अब दीवान बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो खुद को ट्रेडर की तरह ही देखती है. अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. अब कंपनी दीवान बन चुकी है लेकिन फिर भी खुद को ट्रेडर की तरह देखती है. अब भी उसको काफी बड़ी रिवेन्यू इनकम चाहिए, लेकिन फिर भी देखो जो भी लोकल मतलब रेगुलर सिस्टम होता है ना असेसमेंट और कलेक्शन का, वो अभी वो इस्टेब्लिश नहीं करना चाहती. उनका एफर्ट है कि वो रिवेन्यू को इतना बढ़ा ले, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा ले, ताकि वो अच्छी से कॉटन और सिल्क क्लॉथ जितने सस्ते रेट में खरीद सके ज्यादा से ज्यादा खरीद ले. तो विद इन 5 ईयर्स जो वैल्यूज गुड्स जो गुड्स खरीदती थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से, वो डबल हो गई. और 1765 से पहले कंपनी जो थी वो गुड्स को इंडिया में से इंपोर्ट करती थी ब्रिटेन में गोल्ड और सिल्वर के बदले में. अब जो रिवेन्यू मिलता है ना उनको बंगाल से, वो ही बहुत है उनके परचेज को फाइनेंस करने के लिए जो भी वो एक्सपोर्ट के लिए खरीदते हैं ना. तो देखो धीरे धीरे ये क्लियर हो गया था कि बंगाल की इकोनॉमी है ना वो एक बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस करने वाली है, और कर भी रही है. जो आर्टिसंस थे वो विलेजेस को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि उनको जबरदस्ती सस्ते रेट्स पर अपना सामान ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचना पड़ता था. जो पीजेंट्स थे वो ड्यूज पे नहीं कर पा रहे थे जो उनसे डिमांड की जा रही थी. और आर्टिसनल प्रोडक्शन जो थी वो भी डिक्लाइन पर थी, और एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन जो भी थी वो भी कोलैप्स होती जा रही थी. तो देखो 1770 में एक बहुत बेकार फेमाइन आई गई बंगाल में, जिसमें 10 मिलियन लोग मर गए थे. मतलब 1 करोड़ लोग, जो एक तिहाई पॉपुलेशन थी वो खत्म ही हो गई थी. इस फिगर में दिखाई हुई है वीकली मार्केट मुर्शिदाबाद में. पीजेंट्स और आर्टिसंस जो भी रूरल एरिया से होते थे ना वो रेगुलरली इन हार्ड मार्केट्स में आते थे, ताकि वो अपना सामान बेच सके और जो उनको चाहिए वो खरीद खरीद सके. ये जो मार्केट्स थी ना ये बहुत ज्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हुई थी इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में. द नीड टू इम्प्रूव. देखो अगर तो काफी कंपनी ऑफिशियल्स जो थे ना उनको फील होने लगा कि जो भी लैंड में इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, और एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी बिगड़ती जा रही है. ये कैसे किया जाए. तो देखो आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, मतलब 2 दशक की डिबेट्स के बाद इसी क्वेश्चन पे, तो कंपनी ने फाइनली इंट्रोड्यूस किए परमानेंट सेटलमेंट 1793 में. और जो टर्म्स थी ना सेटलमेंट्स की, परमानेंट सेटलमेंट्स इंक्लूड इंट्रोड्यूस की कंपनी ने, और टर्म्स भी थी इन सेटलमेंट्स की
कि जो राजाज या तालुकदार है ना उनको जमींदार की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। राजाज और तालुकदार को जमींदार की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनसे कहा गया कि आप ना रेंट कलेक्ट करो पीजेंट से और कंपनी को रिवेन्यू पे कर दो। और जो अमाउंट वो पे करेंगे ना वो फिक्स कर दिया गया परमानेंटली, उसको फ्यूचर में बढ़ाया नहीं जाएगा। तो कंपनी को ऐसा लगा कि इससे ना कंपनी के कॉफर्स में मतलब कंपनी को रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू आता रहेगा और सेम टाइम पर जमींदार भी अपने लैंड को इम्प्रूव करेंगे। किस तरह से देखो, अब क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दिया तो अब जो भी इंक्रीज होगा ना प्रोडक्शन में तो उससे जमींदार को बेनिफिट होगा, तो वो अपना लैंड प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज होने से बेनिफिट से वो थोड़ा सा अपने लैंड को एग्रीकल्चर को बेटर करेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। देखो क्योंकि रिवेन्यू डिमांड जो भी स्टेट की थी वो तो बढ़ी नहीं, तो जमींदार ही अपनी इंक्रीज प्रोडक्शन जो भी उनके लैंड से मिला उसको बेनिफिट होगा। द प्रॉब्लम, तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी ना इससे प्रॉब्लम्स आने लगी। ब्रिटिश ने तो सोचा था, मतलब कंपनी वालों ने सोचा था कि बेनिफिट होगा, लेकिन प्रॉब्लम आने लगी। कंपनी ऑफिशियल्स ने डिस्कवर किया कि जमींदार ना लैंड की इम्प्रूवमेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जो रिवेन्यू आता है वो तो फिक्स है ना, वो रिवेन्यू इतना ज्यादा मांग रहे हैं पहले से ही कि जमींदार उसको ही नहीं दे पा रहे। अब जो रिवेन्यू पे नहीं कर पाता उसकी जमींदारी छिन जाती है। तो कई सारे जमींदारी ना ऑक्शंस में बेची गई, जो कंपनी ने ऑर्गेनाइज की थी, नीलामी की गई। तो देखो 19th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई, जो मार्केट के प्राइसेस थे ना वो बढ़े और कल्टीवेशन भी धीरे धीरे बढ़ी। तो इसका मतलब है कि जमींदार की इनकम्स भी बढ़ेगी, लेकिन कंपनी कंपनी को तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, कंपनी को कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने तो फिक्स कर दिया कि आपको इतना रेवेन्यू देना है, वो बढ़ा नहीं सकती। तो सिर्फ फायदा जमींदार को हो रहा है, कंपनी को नहीं। लेकिन देखो जमींदार का फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है लैंड को इम्प्रूव करने में। कुछों ने तो देखो सेटलमेंट्स के अर्ली ईयर में ही अपना लैंड खो दिया था, और अभी भी दूसरे जो थे ना उनको पॉसिबिलिटी दिख रही है अर्निंग की बिना किसी ट्रबल या रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट के। तो जब तक जमींदार, as long as the जमींदार could give out the land to tenants and get rent, जब तक जमींदार अपना लैंड टेनेंट्स को देकर रेंट ले सकते हैं ना तब तक उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, लैंड को इम्प्रूव करने में। देखो इस फिगर में चार्ल्स कॉर्नवालिस दिखाए हुए हैं। कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। कोल ग्रुप ऑन बंगाल रोड्स, तो देखो काफी विलेजेस जो थे ना बंगाल में उधर काफी पावरफुल रोड्स थे जो कि कल्टीवेट नहीं करते थे, वो अपना लैंड दूसरों को दे देते थे और बदले में उनसे रेंट्स ले लेते थे। तो 1806 में एच.टी. कोलब्रूक डिस्क्राइब करते हैं अंडर टेनेंट्स की कंडीशन, मतलब कि रोड्स जिनको लैंड देते थे ना किराए पर उनकी कंडीशंस को। ये जो अंडर टेनेंट्स होते थे ना ये काफी डिप्रेस्ड होते थे क्योंकि इनको बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ता था और अपनी कैटल्स पर भी बहुत ज्यादा मतलब ब्याज वगैरह देना पड़ता था, सीड सब्सिस्टेंस सब पर जो उनको पहले से देना पड़ता था, और वो कभी भी इस तरह के डेब्ट से कुछ को खुद को छुड़ा नहीं पाते थे। अब कोई भी मतलब बेकार स्थिति आ जाए तो उनको लेबर भी ना मिले तो फिर वो थोड़े से अमाउंट में अपना जिंदगी बिताते थे कि भाई इस होप में कि उनकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो मतलब अंडर टेनेंट्स की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार थी। अब देखो हम, हाँ ये केस हमने पढ़ लिया जमींदार का कि वो इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो वहीं देखो विलेजेस में जो कल्टीवेटर्स थे ना उनको ये सिस्टम काफी ओप्रेसिव लगा, एक्सट्रीमली ओप्रेसिव। जो रेंट उनको देना पड़ता था जमींदार को वो भी बहुत ज्यादा था, और देखो उनका जो लैंड पर उनका जो राइट था वो तो बिल्कुल ही इनसिक्योर था। अब वो रेंट जो देना पड़ता था ना उनको, तो उसके लिए भी उनको किसी मनी लेंडर से लोन देना पड़ता था, और वो जब भी लैंड ना चुका पाए तब लोन देना पड़ता था, और नहीं चुका पाए तो उनको लैंड से भगा दिया जाता था जो लैंड वो कई पीढ़ियों से कल्टीवेट करते आ रहे हैं। न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, तो देखो अर्ली 19 सेंचुरी में काफी जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ना उनको कन्विंस कर दिया गया कि ये जो सिस्टम है ना रिवेन्यू का इसको चेंज करना पड़ेगा फिर से। तो रिवेन्यूज को देखो, हाउ कुड रिवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीड मोर मनी, जब कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस पर और ट्रेड पर खर्च करने के लिए, तो किस तरह से वो फिक्स्ड रिवेन्यू ले। तो इस तरह की नीड के कारण कंपनी को देखो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थे ना बंगाल प्रेसिडेंसी के, तो वहाँ पर एक इंग्लिशमैन थे होल्ट मैकेंजी, तो उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया 1822 से। तो उन्हें फील हुआ कि जो विलेज है ना
वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ना नॉर्दर्न इंडियन सोसाइटी में, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। विलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है इधर की कल्चर का हिस्सा, तो उनकी डायरेक्शंस में ना, मतलब उनके निर्देश में कलेक्टर्स विलेज से विलेज गए और उन्होंने लैंड को इंस्पेक्ट किया, जितनी भी फील्ड है उनको मेजर किया, कितने क्या उनका एरिया है, कस्टम्स को रिकॉर्ड किया, और जो अलग अलग ग्रुप्स थे उनके राइट्स देखे। तो जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था ना एक प्लॉट का विद इन अ विलेज, उसको एड अप किया और कैलकुलेट किया हर विलेज के लिए कि भाई वो कितना रिवेन्यू पे करे। इस तरह से रिकॉर्ड्स को देखकर उन्होंने कैलकुलेट किया कि हर विलेज, हर माहल कितना रिवेन्यू पे करे। माहल क्या होता है? देखो, ब्रिटिश रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में माहल एक रिवेन्यू स्टेट होता है, मतलब जहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, वो कोई विलेज भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं। देखो, ये जो डिमांड थी, इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था, ये परमानेंटली फिक्स नहीं थी। और जो चार्ज था ना रिवेन्यू को कलेक्ट करने का और उसको बाद में कंपनी को पे करने का, वो दिया गया विलेज हेडमैन को, जमींदार को नहीं, विलेज हेडमैन को। ऊपर जो हमने पढ़ा, उधर जमींदार को देना पड़ता था, जमींदार या तो राजा होता था या तालुकदार, अब विलेज हेडमैन को देना पड़ेगा। और इस सेटलमेंट को, इस सिस्टम को कहा गया माहलवाड़ी सेटलमेंट, द मुनरो सिस्टम। देखो, ये तो हमने केस पढ़ा था बंगाल की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का, पोर्ट मैकेंजी ने जो लगाया था। अब देखो, ब्रिटिश जो टेरिटरीज थी ना साउथ में, उधर भी सिमिलर तरह का आइडिया था कि कोई परमानेंट सेटलमेंट से दूर जाना पड़ेगा। तो एक नया सिस्टम, रियोतवाड़ सिस्टम, जिसको रियोतवाड़ कहा गया, वो उधर आया। तो पहले तो इसको रियोतवाड़ी को छोटे स्केल पर कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने ट्राई किया कुछ एरियाज में, जो कि कंपनी ने वॉर्स के बाद टीपू सुल्तान के एरिया से हड़पे थे। सब्सिक्वेंटली इसी सिस्टम को डेवलप किया थॉमस मुनरो ने, और इसको ऑल ओवर साउथ इंडिया लागू कर दिया गया। तो जो ये कैप्टन अलेक्जेंडर रेड थे और थॉमस मुनरो थे, इनको फील हुआ कि साउथ में ना कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, जो सेटलमेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ना डायरेक्टली कल्टीवेटर्स जो रियोट्स है ना, उनके उनको दे दी जाए, सेटलमेंट्स डायरेक्ट उनके साथ बनाई जाए, जो कि लैंड को कई जनरेशन से काम करते आ रहे हैं लैंड पे। उनकी फील्ड्स को केयरफुली और सेपरेटली सर्वे किया गया रिवेन्यू असेसमेंट के लिए, और रिवेन्यू असेसमेंट बनाया गया। मुनरो ने सोचा कि ब्रिटिश जो है ना, वो एक तरह से पैटर्नल फादर फिगर की तरह काम करेंगे, जो कि रियोट्स, जो भी उनके अंडर चार्ज रियोट्स आ जाते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑल वॉज नॉट वेल। तो देखो, कुछ ही सालों में जब ये सिस्टम लगाया गया, ये क्लियर था कि सब कुछ सही नहीं है। तो ड्रिवन बाय डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, क्योंकि देखो लैंड से इनकम इंक्रीज करने चाहते थे, तो रिवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे ना, उन्होंने रिवेन्यू डिमांड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। जो विलेजर्स जो थे वो पे नहीं कर पाते थे, पीजेंट्स पे नहीं कर पाते थे, तो रोड्स जो थे वो कंट्री साइड पर चले जाते थे, और विलेजेस एकदम से खाली होने लग गए। लेकिन देखो, ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे ना, उनको तो लगा था कि ये जो नया सिस्टम है, ये पीजेंट्स को काफी रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उनकी लाइफ बदल देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो देखो, ब्रिटिश को ये भी रियलाइज हुआ कि जो कंट्री साइड है ना, वो सिर्फ रिवेन्यू के काम ही नहीं आएगा, वो यूरोप के लिए भी, जो यूरोप को क्रॉप्स चाहिए ना, उधर भी उग सकती है। तो लेट 18 सेंचुरी में कंपनी अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी कि वो किस तरह से ओपियम और इंडिगो की कल्टीवेशन को इंक्रीज करवा दे। और जो इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड, मतलब सेंचुरी और हाफ के बाद ब्रिटिश ने कल्टीवेटर्स को फोर्स किया इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कि वो अलग अलग क्रॉप्स उगाए। जैसे बंगाल में उन्होंने जूट उगाने के लिए मजबूर किया, असम में टी, और यूनाइटेड प्रोविंसेस आज के उत्तर प्रदेश में शुगर केन, और पंजाब में वीट, महाराष्ट्र पंजाब में कॉटन और राइस मद्रास में। तो ये कैसे किया जाए? तो ब्रिटिश अलग अलग मेथड्स यूज करते कि किस तरह से वो क्रॉप्स की कल्टीवेशन जो उनको चाहिए उसको बढ़ाएं। तो अब हम देखेंगे कि एक क्रॉप की स्टोरी को कि किस तरह से उसका प्रोडक्शन करवाया या बढ़ाया उन्होंने। तो देखो, फिगर 5 और 6 जो है ना, इसमें कॉटन प्रिंट्स की दो इमेजेस हैं, और जो इमेज है ना लेफ्ट में, इसमें एक कलमकारी प्रिंट है, और देखो इस इमेज में मॉरिस कॉटन प्रिंट है। तो देखो, जो वेस्ट की लेफ्ट की इमेज है, इसमें कलमकारी प्रिंट है, जो कि वीवर्स, जो कि आंध्र प्रदेश के वीवर्स है ना, इंडिया के आंध्र प्रदेश के वीवर्स, उन्होंने क्रिएट किया है। और राइट पर एक फ्लोरल कॉटन प्रिंट है, जिसको डिजाइन या प्रोड्यूस किया है विलियम मॉरिस ने। ये 19th सेंचुरी ब्रिटेन के फेमस पोइट और आर्टिस्ट रहे हैं। देखो, इन दोनों में ना एक चीज कॉमन है
कि दोनों ने रिच ब्लू कलर यूज हुआ है, दोनों प्रिंट्स में रिच ब्लू कलर यूज हुआ है जिसको कॉमनली इंडिगो कहा जाता है। तो देखो ब्लू जो भी हम देख रहे हैं ना इन प्रिंट्स में, वो एक प्लांट्स जिसको इंडिगो कहा जाता है उससे आए हैं। तो देखो ये काफी चांसेस है कि ब्लू डाई जो भी यूज हुई है ना मोरिस प्रिंट में 19th सेंचुरी में, वो भी इंडिगो प्लांट से ही मैन्युफैक्चर की गई है और इन इंडिगो प्लांट्स को इंडिया में कल्टीवेट किया जाता था। देखो इंडिया जो था उस टाइम पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? तो जो इंडिगो प्लांट है ना, ये प्राइमरीली ट्रॉपिक्स में उगता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो बाय 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो जो था ना, वो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स यूज करते थे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के क्लोथ्स को डाई करने के लिए। लेकिन फिर भी देखो जो का थोड़ा सा अमाउंट था ना, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो, थोड़ा सा अमाउंट था ना जो इंडियन इंडिगो का, वो ही यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाया और उसका प्राइस काफी ज्यादा था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इसीलिए ना दूसरा प्लांट जिसको वोड कहा जाता था, जो कि वायलेट या ब्लू डाइज बनाने के काम आता है, उस पर ज्यादा डिपेंड रहते थे क्योंकि ये इंडियन इंडिगो बहुत महंगा था। ये जो प्लांट था वोड, ये टेम्परेट जोन्स का प्लांट था, तो वोड इजीली यूरोप में मिल जाता था। इसको नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और जर्मनी के पार्ट्स और ब्रिटेन के पार्ट्स में उगाया जाता था। तो देखो क्योंकि इंडिगो के कंपटीशन से काफी वरिड थे वो लोग जो कि वोड की प्रोडक्शन करते थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो इंडिगो के इंपोर्ट को बैन कर दे। लेकिन क्लोथ डायर्स जो थे ना, वो फिर भी इंडिगो को ही प्रेफर करते थे एज डाई। तो इंडिगो क्योंकि एक रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देता था, जहाँ पर जो डाई वोड से आती थी वो थोड़ी पीली या डल सी होती थी। तो 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ने ना अपनी गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा कहा कि आप इंडिगो का जो इम्पोर्ट है ना उस पर बैन जो है उसको हटाओ, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दो। और फ्रेंच ने, लेकिन देखो फ्रेंच ने इंडिगो की कल्टीवेशन सेंट डोमिनिक जो था ना कैरेबियन आइलैंड्स में, उधर स्टार्ट कर दी थी। पोर्चुगीज ने ब्राजील में, इंग्लिश ने जमाइका में, स्पेनिश ने वेनेजुएला में। तो इंडिगो प्लांटेशंस जो थी वो नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में भी शुरू हो गई थी। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन एक फार्म होता है जहाँ पर जो प्लांटर होता है ना, वो अलग अलग तरह की फोर्स लेबर को एम्प्लॉय करता है। और प्लांटेशंस हम यूजुअली कॉफी, शुगर केन, टोबैको, टी, कॉटन के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होती है। तो देखो 18th सेंचुरी के एंड में जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो क्योंकि देखो ब्रिटेन भी उस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू ही हुआ था और उसकी कॉटन प्रोडक्शन भी ड्रामेटिकली बढ़ गई थी। तो काफ़ी डिमांड आ गया था क्लोथ डाइज का। तो देखो ये जो डिमांड था इंडिगो का बड़ा था, लेकिन वेस्ट इसकी जो सप्लाई होती थी ना वेस्ट इंडीज और अमेरिका से, वो कुछ रीजन से कोलैप्स कर गई थी। बिटवीन 1783 एंड 1789 जो प्रोडक्शन था इंडिगो में वो पूरे वर्ल्ड में हाफ हो गया था। क्लोथ डायर्स जितने भी थे ना ब्रिटेन के, अब वो जल्दी से मतलब डेस्परेट थे कि वो उनको नए सोर्सेस मिल जाए इंडिगो सप्लाई के। तो किस तरह से वो लेंगे, अब ये क्वेश्चन है। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो देखो क्योंकि राइजिंग डिमांड्स थी इंडिगो की यूरोप में, तो कंपनी ने इंडिया में चाहा कि इंडिया में ही ना जो इंडिगो कल्टीवेशन का एरिया है उसको एक्सपैंड किया जाए। तो 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में काफ़ी रैपिडली एक्सपैंड हुई और बंगाल इंडिगो पूरे वर्ल्ड की मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। 1788 में ओनली 30% ऑफ इंडिगो जो था ना उसको ब्रिटेन करते थे, ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिया से। लेकिन 1810 में ये जो प्रोडक्शन थी 30% से सीधा 95% पर जंप कर गई थी। तो देखो एज द इंडिगो ट्रेड ग्रो, मतलब जैसे जैसे इंडिगो की ट्रेड बढ़ी, कमर्शियल एजेंट्स और ऑफिशियल्स जो थे ना कंपनी के, इन्होंने भी इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो देखो कुछ सालों में जो कंपनी ऑफिशियल्स जो थे ना उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो अपनी इंडिगो बिजनेस को ही संभाल सके। तो देखो क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट आता था इंडिगो बिजनेस से, तो कई स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन इंडिया में ही आकर प्लांटर्स बन गए थे। और जिनके पास पैसा नहीं होता था इंडिगो उगाने के लिए, वो लोन ले लेते थे कंपनी से या बैंक से जो उस टाइम पर थे। इस फिगर में दिखाई हुई है स्लेव रिवोल्ट। जो स्लेव मतलब बंधक, दास, जो स्लेव रिवोल्ट हुई थी ना सेंट डोमिनिक में अगस्त 1791 में, इसको पेंट किया हुआ है जनवरी स्कुडोल्स्की। तो देखो 18th सेंचुरी में फ्रेंच प्लांटर्स जो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे और शुगर प्रोड्यूस करते थे अपनी फ्रेंच कॉलोनी जो कि सेंट डोमिनिक वाली थी ना कैरिबियन आइलैंड्स की, उधर ये प्रोडक्शन करते थे। जो अफ्रीकन स्लेव्स थे ना जो इन प्लांटेशंस को में काम करते थे,
वो एक रिबेलियन पर उतर गया है 1791 में, जिसमें उन्होंने प्लांटेशंस को जला दिया और उन रिच प्लांटर्स को मार दिया। 1792 में फ्रांस ने स्लेवरी अबॉलिश कर दी अपनी फ्रेंच कॉलोनीज में। इसी इवेंट के कारण ना कैरिबियन आइलैंड्स में इंडिगो प्लांटेशंस एकदम कोलैप्स हो गई थी। हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? तो देखो, दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, निच और र्योती। जो निच कल्टीवेशन का सिस्टम था ना, उसमें जो प्लांटर होता था वो अपने ही लैंड्स पर डायरेक्टली इंडिगो प्रोड्यूस करता था। या तो वो लैंड को खरीद लेता था या फिर रेंट कर लेता था दूसरे जमींदारों से, और इंडिगो डायरेक्टली या फिर लेबर को हायर करके डायरेक्टली प्रोड्यूस करता था। प्रॉब्लम क्या थी निच कल्टीवेशन के साथ? स्लेव, देखो स्लेव की बात हो रही थी ना, स्लेव मतलब ऐसा पर्सन जिसको कोई दूसरा ओन करता है, द स्लेव ओनर। स्लेव के पास कोई फ्रीडम नहीं होती और उसको मजबूर किया जाता है अपने मास्टर से कि भाई काम करो तुम। द प्रॉब्लम विद निच कल्टीवेशन, जो प्लांटर्स थे ना, उनको डिफिकल्ट लगा एरिया बढ़ाना निच कल्टीवेशन के अंडर, क्योंकि देखो इंडिगो जो है उसको सिर्फ फर्टाइल लैंड्स पर ही कल्टीवेट किया जा सकता है, और जो फर्टाइल लैंड वाले एरियाज है वो पहले से डेंसली पॉपुलेटेड है। तो कुछ स्मॉल प्लॉट्स जो थे ना लैंडस्केप पर, उनको ही एक्वायर कर सकते थे, लेकिन प्लांटर्स को काफ़ी बड़े बड़े कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स चाहिए थे, बड़े एरियाज चाहिए थे, ताकि वो इंडिगो को प्लांट कर सके, प्लांटेशंस में कल्टीवेट कर सके। तो उनको ऐसा लैंड कहाँ से मिलेगा? तो इंडिगो उन्होंने अटेम्प्ट किया कि जो इंडिगो फैक्ट्री के पास का लैंड है उसको ले लें, और उधर के जो पीजेंट्स उधर पहले से रहते थे उनको हटाया जाए उस एरिया से। लेकिन इसके कारण भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स होने लग गई ना। लेबर को भी मोबिलाइज करना मतलब वहाँ से हटाना इजी नहीं था, और लार्ज प्लांटेशंस को भी बहुत सारी लेबर चाहिए, और लेबर जो भी उस टाइम पर चाहिए होती थी ना, तो पीजेंट्स उस टाइम पर राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे, जब उनको इंडिगो में उसकी ज़रूरत है। तो निच कल्टीवेशन जब लार्ज स्केल पर होती थी ना, उसको काफ़ी प्लोज और बुलॉक्स भी चाहिए, मतलब हल और फिर बैल वगैरह भी चाहिए। एक बीघा इंडिगो कल्टीवेशन का एक बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए ही 2 प्लो लग जाते हैं। तो इसका मतलब प्लांटर्स को 1000 बीघा अगर प्लांट करना है तो 2000 प्लो लगेंगे। तो देखो, प्लॉस की मेंटेनेंस और परचेज में भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर कुड सप्लाई भी इजीली गॉट फ्रॉम पीजेंट्स, ना तो पीजेंट से इजीली सप्लाईज मिलेगी क्योंकि उनके प्लॉज और बुलक्स जो है वो राइस फील्ड्स में बिजी है, और सेम टाइम पर इंडिगो प्लांटर्स को भी उन्हीं पीजेंट्स की ज़रूरत है। बीघा, अभी हमने इधर बीघा पढ़ा, बीघा क्या होता है? बीघा लैंड मेजरमेंट की एक यूनिट होती है। ब्रिटिश रूल से पहले जो इसका बीघा की डायमेंशंस थी ना वो वेरी करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने देखो, बंगाल में ब्रिटिशर्स ने स्टैंडर्डाइज कर दिया बीघा को कि ये एकड़ का 1/3 है। तो देखो लेट 19th सेंचुरी में जो प्लांटर्स थे ना, वो अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे निच कल्टीवेशन के अंडर जो आता है, लेकिन देखो लेस देन 25% जो लैंड था ना जहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस हो रही थी, वो इसी सिस्टम के अंडर था, और जो बाकी का लैंड लैंड था वो आता था रियोती सिस्टम के अंडर। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स। तो देखो रियोती सिस्टम में क्या होता था, जो प्लांटर है ना, वो रियोट्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर करता था, एक एग्रीमेंट सत्ता साइन करने के लिए मजबूर करता था। तो देखो ऐसे भी टाइम आता था जब वो प्रेशराइज करते थे विलेज हेडमैन को कि वो रियोट्स के बिहाफ पर साइन कर दे कंट्रैक्ट को। तो जो साइन करता था ना कंट्रैक्ट को, उसको कैश मिल जाता था एडवांस में प्लांटर्स से, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो इंडिगो को प्रोड्यूस करे। लेकिन देखो जो ये लोन मिलता था ना रियोत को इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, तो ये इनको एकदम से मजबूर कर देता था कि इनको अपने लैंड पर 25% तो इंडिगो ही इंडिगो ही प्लांट करना है, कल्टीवेट करना है। प्लांटर जो है वो सीड और ड्रिल दे देता था, और कल्टीवेटर्स जो होते थे वो सॉइल को प्रिपेयर कर लेते थे, बीज को बो देते थे और फिर क्रॉप्स को संभालते रहते थे। इस फिगर में वर्कर्स दिखाए हुए हैं जो कि इंडिगो को हार्वेस्ट कर रहे हैं अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल में। इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंडिगो प्लांट वाज कट बाय मैन, और इस फिगर में इंडिगो प्लांट को फील्ड से फैक्ट्री तक लेके जा रहे हैं। अब देखो इंडिगो कैसे बनता है, इस फिगर को देख लो। तो देखो ये एक इंडिगो फैक्ट्री है जो कि इंडिगो फील्ड के नजदीक है। इस पेंटिंग को पेंट किया है विलियम सिम्पसन ने 1863 में। तो देखो ये एक बीटर वैट है और ये एक फर्मेंटिंग वैट है। वैट इस तरह के मतलब वैट होता है एक फर्मेंटिंग
एक फर्मेंटिंग या फिर स्टोरेज वेसल। इस फिगर में देख लो आप वैट्स। तो जो इंडिगो विलेजेस थे ना, मतलब जहाँ पर इंडिगो की खेती होती थी, वो जो इंडिगो विलेजेस थे वो यूजुअली इंडिगो फैक्ट्रीज जो कि प्लांटर्स ही ओन करते थे उनके नज़दीक होते थे। तो हार्वेस्ट के बाद इंडिगो का जो प्लांट होता था ना, उनको वैट्स में ले जाया करते थे इंडिगो फैक्ट्री की। 3 या 4 वैट्स की ज़रूरत पड़ती थी डाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए। देखो इधर सब वैट्स बनाई हुई है फिगर में। हर एक वैट का स्पेशल फंक्शन होता था, सेपरेट फंक्शन होता था। जो भी लीव्स निकाले जाते थे ना इंडिगो प्लांट से, उनको पहले वार्म वाटर में, एक वैट में वार्म वाटर होता था, उसमें सोक करना पड़ता था कुछ घंटों के लिए। इस वैट को कहते थे फर्मेंटिंग वैट या फिर स्टीपर वैट। देखो ये रही वो वैट। जब देखो प्लांट्स फर्मेंट हो जाते थे तो वो लिक्विड बॉयल होने लगता था और बबल्स आने लगते थे। अब जो रोटन लीव्स थे, सड़े हुए लीव्स, उनको बाहर कर लेते थे और जो लिक्विड होता था उसको दूसरी वैट में ड्रेन कर लेते थे, जो कि बिल्कुल फर्स्ट वैट के बिलो प्लेस्ड होती थी। और जो सेकंड वैट होती थी जिसको बीटर वैट भी कहते थे, ये रही बीटर वैट। इसमें सॉल्यूशन को ना कॉन्टिन्यूसली स्टर किया जाता था और पेडल्स की हेल्प से बीट किया जाता था। देखो ये आपको इस इमेज में एक वैट बीटर दिखाया हुआ है, ये उसका वो रहा पेडल। तो ये जो इंडिगो वर्कर था ना, इसमें जो खड़ा हुआ है, उसको अपने पेडल के साथ ही वैट में खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि उस अपनी मतलब कमर तक पानी आ जाता था उनको, और 8 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि उनको इंडिगो सॉल्यूशन को बार बार बीट करते रहना है, स्टर करते रहना है, मतलब थपिया मारते रहना है। जब ये लिक्विड इस प्रोसेस में ये करते करते ग्रीन हो जाता था और उसके बाद ब्लू हो जाता था, तब इसमें लाइम वाटर को ऐड कर दिया जाता था वैट में। तो ग्रेजुअली देखो इंडिगो को जो था उसको फ्लेक्स में सेपरेट आउट कर लिया जाता था, और जो मडी सेडिमेंट होता था ना, वो वैट के बॉटम में सेटल हो जाता था, और एक क्लियर लिक्विड जो था वो सरफेस पे आ जाता था। और जो लिक्विड था उसको ड्रेन करने के बाद सेडिमेंट कर लेते थे इंडिगो पल्प को, जिसको दूसरी किसी वैट में ट्रांसफर कर देते थे, जिसको सेटलिंग वैट भी कहा जाता था। और फिर इसको प्रेस या ड्राई करके सेल के लिए तैयार कर लेते थे। फिगर 13 में दिखाया हुआ है, देखो जो विमेन होती थी ना, वो यूजुअली इंडिगो प्लांट को वैट्स तक कैरी करके ले जाती थी। देखो इस इमेज में विमेन्स दिखाई हुई है। और देखो इंडिगो फिगर 13 में दिखाया हुआ है, द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल। हम देख सकते हैं कि जो लास्ट स्टेज है ना प्रोडक्शन का, इसमें वर्कर्स स्टैम्प कर रहे हैं और इंडिगो पल्प को कट कर रहे हैं, जिसको प्रेस या मोल्ड किया हुआ है। देखो जब ये क्रॉप्स जो थी ये डिलीवर कर की जाती थी प्लांटर तक हार्वेस्ट के बाद, तब प्लांटर जो था वो रेत को दूसरा लोन दे देता था, और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती थी। पीजेंट्स को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये जो लोन्स है ना, ये जो इन पर जो लोन्स है, ये जो सिस्टम है ना लोन लेने का, ये काफ़ी हार्श है इनके लिए, बहुत इनको नुकसान कर रहा है। जो प्राइसेस इनको मिलते हैं इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं, वो तो बहुत कम है, और ये लोन की साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होती। दूसरी भी प्रॉब्लम्स थी। जो प्लांटर होता था ना यूजुअली, वो इंडिगो वो इंसिस्ट करता था कि इंडिगो को बेस्ट सॉइल पर कल्टीवेट किया जाए, और उस बेस्ट सॉइल पर पीजेंट चाहते थे कि वो राइस को कल्टीवेट करे। इंडिगो की देखो बिल्कुल गहरी रूट्स होती है, गहरी जड़ होती है, और वो सॉइल को बिल्कुल मतलब एग्जॉस्ट कर देता है। एक इंडिगो की हार्वेस्ट हो जाने के बाद ना उस पर वापस राइस को नहीं उगाया जा सकता, ये भी एक प्रॉब्लम थी। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। देखो मार्च 1859 में जो हजारों रियोट्स जो थे ना बंगाल में, उन्होंने इंडिगो उगाने को मना कर दिया। जैसे जैसे ये रिबेलियन फैलती गई, रियोट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि अब वो किसी भी प्लांटर को रेंट पे नहीं करने वाले, और साथ ही इंडिगो फैक्ट्रीज को स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स के साथ अटैक कर दिया, बोज एरोज के साथ अटैक कर दिया। विमेन भी इस फाइट में आई और उन्होंने पॉट्स पैंस और किचन इम्प्लीमेंट्स जो भी होते थे ना, उनसे लड़ाइयाँ की। और जो भी काम करता था ना प्लांटर्स के लिए, उनको सोशली बाइकआउट कर देते थे। और जो गोमस्ताज होते थे, मतलब कि प्लांटर्स के एजेंट्स जो थे ना, जो कि रेंट कलेक्ट करने आते थे, उनको पीट दिया गया, पीट देते थे। अब रियोट्स ने कसम खा ली थी कि अब वो कभी भी इंडिगो को उगाने के लिए एडवांस में कुछ नहीं लेंगे, और ना ही वो कोई भी प्लांटर के लठियाल से, लठियाल मतलब जो स्ट्रॉन्ग मैन होते थे ना जिनके पास लट्ठी होती थी, जिनको प्लांटर मेंटेन करता था मारने पीटने के लिए, अब वो कभी भी इन प्लांटर के लठियाल से बुली नहीं होंगे। उन्होंने ऐसी कसम खा ली थी। तो इंडिगो पीजेंट्स जो थे ना, अब वो डिसाइड कर लिया था कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले, अब वो रिबेलियन करेंगे। तो देखो जो
इंडिगो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा ओप्रेसिव था। लेकिन देखो जो ओप्रेस थे ना वो हमेशा रिबेलियन नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी होता था। तो 1859 में क्या हुआ, 1859 में जो इंडिगो रियोट्स थे ना उनको लगा कि उनको लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन का सपोर्ट है प्लांटर्स के अगेंस्ट रिबेलियन करने में। काफ़ी विलेजेस में हेडमैन जो था ना उसको फोर्स किया गया था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए। तो इंडिगो पीजेंट्स जो भी मोबिलाइज किए जाते थे वो भी लड़े बैटल्स में लठियाल्स के साथ। और कई दूसरे प्लेसेस पर जो जमींदार थे ना वो भी विलेजेस के अराउंड अर्ज कर रहे थे रियोट्स से कि वो प्लांटर्स को रेजिस्ट करे। मतलब अब जमींदार्स का भी पूरा मतलब रेबेलियन में हिस्सा था। तो ये जमींदार जो थे ना वो खुश नहीं थे प्लांटर्स की पावर जो बढ़ती जा रही थी उससे, और वो नाराज भी थे कि उनको प्लांटर्स जो है ना वो फोर्स करते कि लंबी लंबी लीजेस पर उनको लैंड दे दे प्लांटर्स को। इस बात से वो गुस्सा भी थे। तो जो इंडिगो पीजेंट्स थे ना उन्होंने ये भी अज्यूम कर लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को का भी उनको पूरा सपोर्ट है प्लांटर्स के अगेंस्ट जो उनका स्ट्रगल है उसमें। तो देखो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने को चिंता होने लग गई थी कि भाई अब कोई दूसरा रेबेलियन ना हो जाए। अब ये न्यूज़ फैलने लगी ना रिवोल्ट की इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर उस रीजन में टूर करने लग गए थे विंटर में। 1859 के विंटर्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर उधर टूर करने लग गए थे। तो रियोट्स को लगा कि ये एक तरह से गवर्नमेंट जो ये बेकार सी सिचुएशन है ना रियोट्स की, ये एक तरह से गवर्नमेंट सिंपैथी दिखा रही है। तो देखो जब बरसात बरसात में जब जो मजिस्ट्रेट थे ना एशले एडन उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया कि रियोट्स को अब कोई भी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मजबूर नहीं करेगा। और ये जो वर्ड था ये भी बात फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि इंडिगो अब नहीं उगाया जाएगा। तो एशले एडन जो थे वो ट्राई कर रहे थे कि वो पीजेंट्स को शांत कर सके और किसी एक्सप्लोजिव सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। लेकिन इनके एक्शन को एक तरह से रिबेलियन में सपोर्ट की तरह देखा गया कि भाई करते रहो रिबेलियन, हमारा पूरा सपोर्ट है। तो जैसे जैसे रिबेलियन बढ़ती रही कलकत्ता से भी जो इंटेलेक्चुअल्स थे ना वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में आने लगे। तो वो रियोट्स की जो भी दुर्दशा होती थी उनको लिखते थे, प्लांटर्स जो भी गलत काम करते थे उनको लिखते थे और इंडिगो सिस्टम के हॉरर्स को लिखने लगे। तो रिबेलियन से डरकर गवर्नमेंट ने ना मिलिट्री को भी उतार दिया प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंडिगो कमीशन लागू किया गया ताकि जो सिस्टम है ना इंडिगो प्रोडक्शन का उसको इंक्वायर किया जाए। तो कमीशन ने प्लांटर्स को ही गिल्टी बताया और उनको क्रिटिसाइज किया कि भाई वो बहुत गलत मेथड्स यूज करते हैं इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ। और ऐसा डिक्लेयर किया गया कि इंडिगो प्रोडक्शन जो है ना वो रोड्स के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। कमीशन ने ना रोड्स को कहा कि वो जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की डिमांड्स है ना उनको फुलफिल करे। और ये भी कहा कि अब आप कोई भी इंडिगो जो है उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे फ्यूचर में। सोर्स 3 में दिखाया गया है, देखो हारजी मुल्ला जो है वो चांदपुर जो थाना हरदी में है उसके एक इंडिगो कल्टीवेटर है। तो उनको इंडिगो कमीशन के कुछ मेंबर्स ने इंटरव्यू किया 5 जून 1860 को, ट्यूसडे वाला दिन था। तो देखो ऐसा उन्होंने कहा। तो देखो WS सेटन कार जो ये थे इंडिगो कमीशन के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने पूछा हारजी मुल्ला से कि क्या तुम इंडिगो उगाना चाहोगे, और नहीं उगाना चाहते तो किन फ्रेश टर्म्स पर मतलब नई टर्म्स पर तुम उगाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो हारजी मुल्ला ने कहा कि अब मैं इंडिगो नहीं उगाना चाहता और कोई भी फ्रेश टर्म्स आप लगा दो, मेरे को सेटिस्फाई नहीं करने वाली वो टर्म्स। तो मिस्टर सेल ने उनको कहा तुमको पैसे का बंडल दे दिया जाए, रुपीस का बंडल दे दिया जाए तब भी नहीं उगाने चाहोगे। तो अब हारजी मुल्ला ने कहा ना तब भी नहीं, मैं इंडिगो उगाने से बढ़िया किसी दूसरे देश चला जाऊं, मैं भीख मांग लूंगा लेकिन इंडिगो नहीं उगाऊंगा। देखो इसमें दिखाया गया है एक सॉन्ग इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज का। तो देखो जो स्ट्रगल के मोमेंट्स होते थे ना उसमें लोग अक्सर गाना गाते थे एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए और एक तरह से कलेक्टिव यूनिटी की सेंस को बिल्ड करने के लिए। इस तरह के सॉन्ग उनकी फीलिंग्स की ग्लिम्स दे देते थे। तो इंडिगो रिबेलियन के टाइम ना लोअर बंगाल के विलेजेस में कई इस तरह के सॉन्ग
सुनने को मिलते थे। तो देखो ऐसा ही एक सॉन्ग इधर है। मैं आपको गाना तो गा के नहीं सुनाने वाला, लेकिन समझा देता हूँ कि सॉन्ग की लाइंस क्या थी। कि ये जो बड़ी बड़ी लाठी ले रखे है ना, मोलहट्टी के प्लांटर्स ने जो बड़ी बड़ी लाठी वाले लोग ले रखे हैं ना, जो हमेशा झुंड में रहते हैं, जो कलकत्ता के बाबूज है, अब वो भी ये जो फाइट है उसको देखने के लिए आ गए हैं। इस बार रैयत जो है वो पूरी तरह से तैयार है, और अब वो कभी भी साइलेंस में मार नहीं खाने वाले, ना ही वो अपनी लाइफ देंगे बिना किसी लठियाल से लड़े। इस रिवॉल्ट के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन थी ना, वो बंगाल में एकदम कोलैप्स कर गई थी। अब जो प्लांटर्स थे ना, उन्होंने अपना ये काम बंगाल की जगह बिहार में शुरू कर दिया। अब देखो, लेकिन सिंथेटिक डाइस की डिस्कवरी हो गई थी लेट 19th सेंचुरी में, तो उनका बिजनेस काफ़ी सीवियरली अफेक्ट हुआ। और लेकिन फिर भी देखो, उन्होंने किसी तरह से प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से रिटर्न किए ना, तो बिहार के एक पीजेंट ने उनको वो परसुएड किया कि आप चंपारण आओ, और वहाँ पर उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स की दुर्दशा देखी। तो महात्मा गांधी की जो विजिट रही थी ना 1917 में, तो इधर से चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। एक रीडिंग आप भी कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। थैंक यू।